नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, आज मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था और 1 बजे एग्ज़ाम था। तो महाराष्ट्र में तो शायद फर्स्ट शिफ्ट नहीं थी, तो 1 बजे एग्ज़ाम था, तो शायद शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था मेरा। कई स्टेट में शायद 2 शिफ्ट थी, तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा सेकंड शिफ्ट में कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए दोस्तों एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे कितने अटेम्प्ट रहे इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, रीजनिंग की बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, रीजनिंग में पज़ल आया हुआ था नॉर्थ साउथ पीपल फेसिंग वाला 8% का, जिसमें मैक्सिमम लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। बाद में मंथ बेस पज़ल था। मंथ 4 मंथ दिए हुए थे और 2-2 डेट्स थे उसमें, मतलब टोटल 8% हो गए उसमें। तो ये पज़ल था। बाद में ऑर्डर एंड रैंकिंग था, जिस पे हाइट का डाटा दिया था। बाद में 6 पीपल वाला डबल वेरिएबल वाला एक पज़ल था। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे। मिसलिनियस के भी क्वेश्चंस थे कुछ, जिसमें मतलब मीनिंगफुल वाला ढूंढना था वगैरह। और 2-3 छोटे पज़ल भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे छोटे पज़ल के। बाद में कोडिंग डिकोडिंग भी था, लेकिन वो मेंस वाला नहीं था, प्रीलिम्स वाला ही था, चाइनीज़ कोडिंग। और सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस थे दोस्तों। और रीजनिंग काफ़ी इजी था, मतलब अगर इसमें आप कहीं पर अगर स्टक ना हो तो आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। 35+ अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, अगर कहीं पर स्टक नहीं होते तो रीजनिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट 30+ रहे हैं। 25+ तो आराम से हुए अटेम्प्ट मैक्सिमम लोगों के। तो ये रीजनिंग था दोस्तों। बाद में कंप्यूटर था। कंप्यूटर भी इजी था दोस्तों। मतलब इसमें एक तो क्वेश्चन ये था पूरा, मतलब पूरे के पूरा टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए से करना है। कंट्रोल सेव भी था शायद, कंट्रोल एस का भी क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चंस थे। तो हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डाउटफुल थे, मतलब ट्रिकी थे, बट ओवरऑल कंप्यूटर को हम लोग ईजी कह सकते हैं। बाद में दोस्तों जीए था। जीए दोस्तों बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आरआरबी क्लर्क के हिसाब से लेवल काफ़ी, मतलब इसका ज़्यादा ही लग रहा था। मॉक टेस्ट वगैरह थे, मॉक टेस्ट से तो बिल्कुल ही अलग था। मुझे नहीं लगता किसी भी मॉक टेस्ट ने मतलब इस टाइप का कवर किया होगा। ऑलिव बोर्ड ने तो नहीं किया था। मतलब मैंने दोस्तों मई का तो इतना नहीं पढ़ा था अच्छे से डिटेल में, बट जून जुलाई अगस्त और सितंबर मैंने किया था। तो सितंबर से तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, और अगस्त के भी 1-2 क्वेश्चन थे शायद, वो भी डिटेल में थे। जीए में दोस्तों स्कीम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मतलब स्कीम्स के ऊपर आप ये कह सकते हो, स्कीम्स के ऊपर भी थोड़े से डिटेल में क्वेश्चंस थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रधानमंत्री मतलब आवास योजना जो है, या फिर कोई तो योजना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसमें गवर्नमेंट पक्के हाउस देगा तो कितने स्क्वायर फीट के देगा, है ना। तो उसका 25 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट था आंसर। और ये क्वेश्चन था। बाद में एक क्वेश्चन था जो DICGC है, जो मतलब 10 साल बीतने के बाद जो लोग, मतलब जो लोग अपनी डिपॉजिट क्लेम नहीं करते, उनका डिपॉजिटर एजुकेशन फंड में मतलब वो पैसा जमा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि जो हम एज अ कस्टमर, हमें क्या टाइम लिमिट है, मतलब 3 साल 10 साल, कितने टाइम में हम लोग उसे क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने देयर इज़ नो लिमिट मार्क किया था आंसर, और वो सही भी है, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ऐसा कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आए थे ऐसा, है ना। तो ये क्वेश्चन था। बाकी और एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड था जो ओपनहाइमर के लिए दिया था, सिलियन मर्फी के लिए, वो था। बाद में एक महाराष्ट्र का ही क्वेश्चन था, दांडेकर नाम था उनका, वो उनका मतलब उन्होंने कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी, ये भी एक क्वेश्चन था। और डिटेल में क्वेश्चंस थे दोस्तों, मतलब बताना चाहूँ तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो काफ़ी कम थे दोस्तों। मतलब कितना पेनल्टी लगा है वगैरह, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। किसने किसके साथ टाइप किया, ये भी क्वेश्चन नहीं थे शायद, ज़्यादा नहीं थे। मतलब बताना चाहूँ तो डिटेल क्वेश्चंस थे। टफ एग्ज़ाम कहूँगा, मैं इसे टफ कहूँगा जीए को। और डेली दोस्तों, डेली ही करना ऑप्शन है जीए के लिए, डेली करना और उसे अच्छे से रिवाइज़ करना, यही ऑप्शन है जीए के लिए। तो जीए का ये लेवल था दोस्तों। मैं आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं जीए के क्वेश्चंस
जो भी कुछ आए हैं फेस क्लाउड पर वगैरह, तो मैं आपको टेलीग्राम में ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो जीए के किस तरीके के क्वेश्चंस थे। बाद में दोस्तों इंग्लिश भी दोस्तों इजी था। इंग्लिश में दो आरसी थे, तो एक आरसी थोड़ा सा था दोस्तों, मतलब जिसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने में टाइम लग रहा था, और एक आरसी था क्रिकेट के ऊपर, उसमें वो तो इजी था काफ़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस थे। एंटोनिम सिनोनिम के तो मैंने फर्स्ट बार मतलब पहली बार बैंक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, डायरेक्टली हमें एक वर्ड दे दिया और उसके सिनोनिम पूछ लिए, मतलब कौन सा सिनोनिम होगा। बाद में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी आसानी था, है ना। बाद में अभी क्वांट की बात करते दोस्तों, तो क्वांट ही दोस्तों मेरा ख़राब हुआ जीए के साथ। क्वांट में मतलब अभी बाद में रिग्रेट हो रहा है कि एक जो डीआई थी वो मैं जो सॉल्व कर रहा था वैसी ही थी, बट मुझे लेंदी लगा तो मैंने सोचा बाद में कर दूँ, लेकिन बाद में मैं कर ही नहीं पाया उसे। एक कैसलेट भी मेरे से रह गया, तो स्टार्टिंग का मैंने कैसलेट किया, उस पर 2 ही क्वेश्चंस थे। बाद में एक नॉर्मल वाली मैंने डीआई की, वो डीआई ऐसी थी उसमें कुछ डाटा दिया हुआ था और एक डाटा दिया हुआ था, और सपोज़ आप मेल और फीमेल का डाटा मान लो, ठीक है, मेल फीमेल का डाटा मान लो, और उसमें फीमेल हमें दी हुई थी, फीमेल 10% है, तो मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:9, मतलब मेल 9 हो जाएंगे, तो और इसका कुछ डिफरेंस दे दिया, है ना। तो इसका डिफरेंस इससे इक्वेट करना था और ऐसा डाटा निकालना था दोस्तों हमें, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी इजी थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। बाद में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे दोस्तों। मैंने जीए करने के चक्कर में, जीए और कंप्यूटर तो मैंने किया ही नहीं था अच्छे से, तो उसके चक्कर में क्वांट और रीजनिंग की मैंने 15-20 दिन हो गए, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं की, कुछ भी टच ही नहीं किया, जो भी सिर्फ मॉक टेस्ट में था वही किया। तो इसका मुझे इम्पैक्ट वहाँ पर दिखा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, और बाकी उसमें टाइम भी ज़्यादा जा रहा था मेरा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन आसान था बिल्कुल। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक भी बिल्कुल ही आसान था। तो ओवरऑल दोस्तों ये था। तो मैं क्वांट को कहूँगा दोस्तों, क्वांट का लेवल ज़्यादा था, मतलब क्वांट को मैं भी मॉडरेट टू टफ ही कहूँगा क्वांट को भी, क्योंकि इसमें एवरेज अटेम्प्ट 15 से 20 ही हो रहे थे, और रीजनिंग के कंपैरिजन में तो काफ़ी मतलब लेवल ऊपर ही था क्वांट का, और जीए का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो दोस्तों मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए, मतलब मेरे इतने अटेम्प्ट कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं हुए। तो रीजनिंग में मैंने 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए दोस्तों, 37, मतलब काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट में इसे कहूँगा। बाद में कंप्यूटर में मैंने अटेम्प्ट किए 36 क्वेश्चन। बाद में जनरल अवेयरनेस में किए 16 क्वेश्चन। इसके मैंने अभी चेक किया तो मेरे इसमें 6-7 सही है, बाकी मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं, और मतलब चेक भी नहीं किया मैंने, और इसमें मतलब 6-7 किए, और 1-2 क्वेश्चन तो अभी मेरे गलत ही हुए, तो सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए जीए की बस। बाद में अभी इंग्लिश के मैंने 35 क्वेश्चंस किए, इंग्लिश आसानी था, और क्वांट के मैंने 19 क्वेश्चंस किए। तो ये टोटल कितना हो रहा है 3 3 6 1 7 3 10 1 11 110 17 26 26, तो 143 क्वेश्चंस ये हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर तो मतलब इसका आधा ही हो जाएगा, 36 का मतलब 18 मार्क्स का ही हो जाएगा, और 18 के 18 तो पूरे सही नहीं होंगे, तो 10 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए मेरे हिसाब से मेरे कंप्यूटर में। और जीए में भी 5-6 मार्क्स 5-6 मार्क्स तो आने ही चाहिए मिनिमम। और रीजनिंग और क्वांट मिला के, हाँ क्वांट का दोस्तों एक मुझे कंफर्म करना आप, एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला, उसमें मैंने बोथ किया, मतलब दोनों का डाटा लेकर ही सॉल्व हो सकता है, ऐसा किया। तो आप बिल्कुल कंफर्म करना, बाकी तो मेरे सही होंगे, एक क्वेश्चन पे ऊपर डाउट है मुझे। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग और क्वांट के मतलब मिला के कितने 56 अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो 56 का अगर हम लोग 1.25 से मल्टीप्लाई करें 56 को, मतलब 5/4 से, तो 70 मार्क्स के अटेम्प्ट इस दोनों में हो रहे हैं मेरे, बट थोड़े फार हो सकते हैं गलत, तो 65 तक मार्क्स आ सकते हैं इसमें दोनों मिला के।
और इंग्लिश में भी 25 तक आ सकते हैं, 20 से 25 तक, है ना। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों आप भी अपना स्कोर बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब अपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स के किए ये भी बताना, और ओवरऑल अटेम्प्ट भी आप लोग बताना, मतलब पूरा सेक्शन वाइज बताना। तो ओवरऑल ऐसा लेवल था दोस्तों। तो इसे देख के मतलब हम लोग एक ही सीख ले सकते हैं कि जीए को डेली बेसिस पर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पर मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो मैं मतलब ये पुराने क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए वो मतलब जीए के ऊपर से फोकस कम करना वगैरह ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जीए को टाइम दूंगा अच्छे से, 4-5 घंटे मिनिमम तो दूंगा ही डेली के, 5-6 घंटे, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था आईबीपीएस क्लर्क का लेवल इजी आया था जीए का, तो शायद इस बार भी इजी आ जाए, क्योंकि आरआरबी और क्लर्क में लेवल ज़्यादा आया था जीए का, तो शायद आईबीपीएस क्लर्क में नॉर्मल आ सकता है, हमें वो पता नहीं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं प्रिपेयर जीए के लिए अच्छे से। तो मैं मई से करूँगा, अभी मई मंथ से, और ठीक है। और कॉन्टूर रीजनिंग की भी मतलब कि रीजनिंग की भी क्लासेस करूँगा, और डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाऊंगा ही आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। बाद में इंग्लिश का भी एक निमिषा मैम का परफेक्शन का डेली एक लेक्चर देख लूँगा, और रीडिंग भी करनी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कंप्यूटर नहीं है तो इसका मतलब टाइम बचेगा हमारा, है ना। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा मेरा। तो दोस्तों आप भी अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लेवल लगा, ये सब बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।